हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड नेक्स्ट ईयर के लिए अब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सारे ही जो आपका रिवीजन है, सारे ही आपका जो टाइम टेबल आप फॉलो कर रहे होंगे अच्छे से एंड स्मूथली आप धीरे धीरे जो सी सेट का प्रिपरेशन है उसे भी आपने साइड बाय साइड चालू कर दिया है। ठीक है, so again we are going to discuss one more concept from order and ranking. We are going to discuss data sufficiency today. ठीक है, so अभी तक हमारा order and ranking में different जो हमने concepts पढ़े थे। ठीक है, so आज इसमें हम डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन किया था। इससे पहले वाले सेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि इससे भी क्वेश्चन आपको आते हैं और जो ये चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल आपको इसमें से क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिल रहे हैं और अभी जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया, मतलब ये 2024 में भी जो क्वेश्चन आपका आया था वो डेटा सफिशिएंसी बेस्ड आया था रैंकिंग चैप्टर से। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी सा था बट आप थोड़ा सा आपको उसमें थोड़ा टाइम और लगाना था या फिर थोड़ा आपको दिमाग और लगाना था, आपका वो हो जाता, बट थोड़ा सा ट्रिकी था वो क्वेश्चन। तो इसके लिए हम आज के इस सेशन में डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि अगले आने वाले एग्जाम्स में अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे हम उनको टैकल करते हैं। ओके, सो स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर देखिएगा सेशन को, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो देखो, हमारे पास दो स्टेटमेंट होती है। जैसे डेटा सफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले आपके पास जो भी डेटा गिवन है, क्या वो आपके आंसर, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्या उस क्वेश्चन का आंसर तक पहुंचने के लिए सफिशिएंट है या फिर नहीं है। ठीक है, मतलब हमें एक पूरा आंसर नहीं दिखाना होता है, क्योंकि हमें एक आंसर की वैल्यू नहीं डालनी होती है। हमें सिर्फ बताना है कि जो डेटा गिवन है क्या वो सही है, मतलब क्या वो सफिशिएंट है भी या नहीं है। इसको बताने के लिए तो आपका बेसिक सबसे पहले क्लियर होना चाहिए किसी भी टॉपिक का, जिस पे बेस्ड वो डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आया है। क्योंकि आप तभी बता सकते हो कि ये सफिशिएंट है या नहीं है कुछ स्टेप्स पहले देखकर, जब आपको उसका बेसिक पता हो। आपको पता होगा कि इस चीज को मैं यूज करूंगी तो और करूंगा तो मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे पूरा आंसर नहीं निकालना है, आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वहीं तक आपको आंसर तक जाना है बस। तो हमारे पास यहाँ पे टू स्टेटमेंट भी प्रोवाइड होती है, मतलब दो स्टेटमेंट हो गई, दो स्टेटमेंट में अलग अलग डेटा आपको प्रोवाइड हो रखा है। तो जब भी दो स्टेटमेंट होती है तो हमेशा आप क्या करते हो, सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 से आप क्या करोगे, ट्राई करोगे। क्या करोगे, ट्राई करोगे। ठीक है, अगर यहां से आंसर आ जाता है, अगर यहां से आंसर आ जाता है तो आप इसको चूज कर लोगे कि स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट। ठीक है, अगर यहां से आंसर नहीं आता है तो इसको क्रॉस कर दिया, मतलब इससे तो नहीं आ रहा है, आप ट्राई करते हो स्टेटमेंट 2 को। यहां से आपका आंसर आ गया तो आप टिक करते हो स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। ठीक है, अगर इन दोनों से ही आंसर नहीं आता है तो आप तब डालते हो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के दोनों के डेटा को आप ये क्या करते हो, मिलाकर यूज करते हो। दोनों के डेटा को कंबाइन करके आंसर निकालने का सोचते हो, ट्राई करते हो। यहां से आ गया तो आप चूज करते हो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर सफिशिएंट और बोथ आर नेसेसरी। अगर यहां से भी नहीं आया तो आप ट्राई करते हो, मतलब सॉरी, यहां से भी आंसर नहीं आया तब आप चूज करते हो बोथ 1 एंड 2 टुगेदर नॉट सफिशिएंट, टुगेदर नॉट सफिशिएंट। ठीक है, अब आपको जैसे इस टाइप से ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे आप देख सकते हो यही चीज हमने अभी यहाँ पे डिस्कस करी है। ठीक है, यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन, वैसे ज्यादातर स्टेटमेंट का जो ऑप्शंस होते हैं वो ऐसे ही देखने को मिलते हैं, बट एक ऑप्शन और होता है इसमें, कई बार अगर आपको मिले आपके एग्जाम में, ईदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट, इस टाइप से एक और ऑप्शन आपको कभी देखने को मिले तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो होता है वो हम कब चूज करते हैं, ये ध्यान रखना। ये हम कब चूज करते हैं, तो सबसे पहले तो वही हमारा जो मेथड है वही है कि स्टेटमेंट 1 आप देखोगे, यहां से आंसर आ गया तो मैंने कहा था आप इसको चूज करते हो डायरेक्ट। बट नहीं, अगर कभी भी आपको, देखो ये याद नहीं करना है आपके पास, बस आपको थोड़ा सा नजरें डालनी है किस टाइप के ऑप्शंस आपको गिवन हो रखे हैं। अगर आपको ये ऑप्शन गिवन हो रखा है ईदर स्टेटमेंट 1 और 2 अलोन, अगर ये स्टेटमेंट आपको, सॉरी, ये ऑप्शन आपको गिवन हो रखा है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर स्टेटमेंट 1 से आंसर आ भी जाएगा तो भी आपको स्टेटमेंट 2 को चेक करना पड़ेगा। क्या कहा मैंने, आई विल रिपीट, फर्स्ट जो मेथड था, फर्स्ट से आंसर निकालने का ट्राई किया, नहीं आया तो सेकंड से निकालने का ट्राई किया, सेकंड से आ गया तो सेकंड वाला चूज कर लिया, बट अगर फर्स्ट से आ गया तो फर्स्ट वाला चूज कर लिया, सिंपल। बट जब भी मेरे पास ये ऑप्शन होगा तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट से आंसर आ गया तो हम डायरेक्ट स्टेटमेंट 1 अलोन चूज नहीं करने वाले हैं, स्टेटमेंट 1 को चूज नहीं करने वाले हैं। यहां से आंसर आ गया तो हम यहां से भी ट्राई करेंगे, हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट 2 को भी ट्राई करेंगे, इवन इफ वी गेट आवर आंसर फ्रॉम द स्टेटमेंट 1। ठीक है, तो आपने यहां से कर लिया। अब जब दोनों से आंसर आ जाता है, दोनों से मतलब आपने इसका सिर्फ डेटा यूज किया आंसर आया, इसका सिर्फ डेटा यूज किया आंसर आ गया, इसका मतलब दोनों से आंसर आ गया, तब जाके आपका ये वाला ऑप्शन आप चूज करते हो, दैट वी कैन गेट आवर आंसर इवन इफ वी चूज ईदर 1 और 2। ठीक है, हम इनमें से कोई भी एक को चूज करके आंसर बनाए तो आंसर आ रहा है, इसका मीनिंग ये हुआ। ऑलवेज रिमेंबर दिस। बट अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आप सिंपल इस तरीके से आप चलो। ठीक है, सो इवन इफ वी गेट डिफरेंट आंसर्स, मतलब यहां से दो अलग अलग आंसर आए रहेंगे, 1 से अलग आ रहा होगा, सपोज बी आंसर आ रहा होगा, यहां से सी आंसर आ रहा होगा, तो ऐसा नहीं है कि तब नहीं चूज करना, तब भी आप चूज कर सकते हो। बट याद रखना, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस के आंसर हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब एक सिंगल आंसर आपका होना चाहिए वहां पे। ठीक है, क्या मतलब, जब तक आपने एक सिंगल आंसर नहीं फाइंड आउट किया तब तक आप उसको सही नहीं बोलोगे, सिर्फ एक सिंगल। दोनों से अगर सिंगल सिंगल आंसर आ रहे हैं तो इट्स गुड, दोनों से सेम आंसर आ गए तो भी आप इधर चूज कर सकते हो, अलग आंसर आ गए तो भी चूज कर सकते हो। मेन मुद्दा क्या था, बस आप फाइंड आउट कर लिए ना कि कौन हाईएस्ट है कौन लोवेस्ट है, बस। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, बस इतना सा ध्यान रखना है, और बेहतर हम इसको क्वेश्चन से समझ लेंगे। ठीक है, देखो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करते हैं इसको। देयर आर 5 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली MNOP and Q, each having different age, who is the eldest among them? क्वेश्चन पूछा गया है that who is the eldest, so you just have to focus on eldest person। अगर आपका eldest वाला आ गया और बाकी चीज मैनेज अरेंज नहीं हुई है तब भी आप वहां पे आंसर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि सारा फाइंड आउट करना है, राइट? तो इस पे फोकस करो। अब गिवन है हमारे पास दो स्टेटमेंट, क्या सिखाया था, पहला को ट्राई करो सिर्फ, तो यहां से जब आप ट्राई करोगे n इज यंगर देन ओनली m, ठीक है, n इज यंगर देन ओनली m, इसका मीनिंग क्या सिखाया था, ओनली का मतलब सिर्फ m से ही यंगर है। इट मीन्स इफ वी हैव 5 मेंबर्स, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें क्या मिल रहा है, देखो n इज यंगर देन ओनली m का मतलब है m जो है यहाँ होगा और सिर्फ n जो है वो इससे ही छोटा होगा, बाकियों से वो एज में छोटा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ m से छोटा। ठीक है, ये आपका बना। पूछा क्या गया था, एल्डेस्ट अमंग देम, वी कैन फाइंड आउट द एल्डेस्ट मेंबर फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट। आ गया आंसर, बहुत ही जल्दी आ गया। ठीक है, अब आपको बस यहाँ पे इस तरीके से इसकी क्वेश्चन आप एक्यूरेटली कर पाओगे जब आपको कॉन्फिडेंटली पता हो कि यहीं से आंसर निकलने वाला है। वो कैसे होगा, जब आप थोड़ा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखोगे। यहां से आ गया आंसर, सो फर्स्ट से तो हमारा आंसर आ रहा है, तो वी विल चूज ईदर, सॉरी, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर। ठीक है, अगर मैं सेकंड को चूज करूंगी, देखो अगर हम सेकंड को देखते तो आपको सेकंड से सिर्फ क्या मिलने वाला था, P is older than only O। older than only O का मीनिंग हो जाता 1 2 3 5 और P सिर्फ older है O से, तो आपको ये चीज यहां से मिल रही थी, ये पर्सन यहां पे नहीं मिल रहा था जो फाइंड आउट करना था, राइट? अब इसमें से काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम इसको क्यों नहीं यूज करें कि मैम बोथ 1 and 2 टुगेदर, मतलब दोनों का डेटा हम साथ में यूज करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें काफी लोग ये वाला क्वेश्चन भी पूछते हैं, बट ऑब्वियस है ना, अगर एक अलोन से आंसर निकल रहा है तो दोनों को ऐड क्यों करें भाई, और ऐड करोगे भी तो आंसर तो निकलेगा ही, क्योंकि एक से तो निकल ही रहा था। इसलिए जब हमारे किसी एक से आंसर निकल जाता है तो हमें इनको नहीं ऐड करना होता है। ऐड कब करना होता है, जब हम यहाँ पे
आंसर नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। गॉट इट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे से। दिस इज आर यूपीएससी सीसेट 2020 क्वेश्चन, बहुत ही इजी बेसिक क्वेश्चन था ये। टू स्टेटमेंट है, ठीक है, with regard four numbers p q r and s followed by a question. ओके अब यहां पे देखो r is greater than p as well as q, r is greater than p as well as q। इसका मीनिंग क्या हुआ है कि r जो है नंबर्स है तो ये अगर बड़ा है p और q दोनों से, मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे करके आपको आए कि देन बोथ p and q as well as p and q, इस टाइप से आपको आए तो इसका मीनिंग we do not know the relation between p and q, we just know that r is greater than both of them। okay, तो यहां से सिर्फ आपको इतना पता चलेगा। the question is who among four numbers which one is the largest? Can you find out the largest one? No. Why? Because we do not know about s here. In the statement 1 we do not know about s, right? So it means s can be the largest one, s can be the smallest one, and s can be in the middle of p, q and r. It means मैं s को कहीं पे भी रख सकती हूँ, तो लार्जेस्ट वन का समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि r से बड़ा भी हो सकता है s, यहां से छोटा भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। इसका मतलब आपके पास पॉसिबिलिटी आ रही है, पॉसिबल केसेस बन रहे हैं। क्या मतलब हुआ? हम एक स्पेसिफिक आंसर नहीं निकाल पाए। दैट मीन्स कि स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट नहीं होने वाला। अब आप क्या चूज करोगे? अब आप देखोगे स्टेटमेंट 2 को, ठीक है। स्टेटमेंट 2 को देखो, s इज नॉट द लार्जेस्ट वन, सिर्फ इतना ही गिवन हो रखा है। तो s इज नॉट द लार्जेस्ट वन, तो p कैन बी द लार्जेस्ट वन, q कैन बी द लार्जेस्ट वन एंड r कैन बी द लार्जेस्ट वन, राइट। इट मीन्स हमारे पास अभी भी 3 पॉसिबिलिटी आंसर्स हैं, मतलब p, q और r में से कोई भी लार्जेस्ट हो सकता है। That means we cannot find out our answer from second also। अब आप क्या करोगे? जब दोनों से आपका आंसर नहीं आया है, फर्स्ट से भी नहीं, सेकंड से भी नहीं, then we are going to combine both of them। तो दोनों को कंबाइन करेंगे, s1 plus s2 we are going to combine। तो क्या होगा हमारे पास? ये तो पहले से ही इतना फाइंड आउट कर चुके थे आप, r, p और q इतना था। कह रहे हैं कि s is not the largest one। Now we know कि s cannot be the greatest, राइट? तो इनसे तो नहीं होने वाला, यहाँ पे s नहीं आएगा। तो s आपका कहीं भी आ सकता है, या तो s आपका यहाँ आ सकता है और s आपका यहाँ पे भी आ सकता है और s आपका इन दोनों के बीच में भी आ सकता है। उसको छोड़ दो, ध्यान दो कि इफ s इज नॉट द लार्जेस्ट, तो s विल बी समवेयर आफ्टर r, राइट। अगर वो r से पहले आ जाएगा तो 4 नंबर्स तो कंप्लीट हो जाएंगे, 4 का ही डेटा गिवन है। तो अब यहाँ पे देखो, वी कैन फाइंड आउट दैट इवन इफ वी हैव पॉसिबल्स, मतलब पॉसिबल केसेस है हमारे पास, 2-2, 3-3 केसेस बन रहे हैं, स्टिल वी नो दैट हर एक केस में आपका आर ही लार्जेस्ट होगा। गॉट इट? तो इसका मतलब हमने एक स्पेसिफिक आंसर फॉर द क्वेश्चन, इस लार्जेस्ट पे फोकस करके हमने एक स्पेसिफिक आंसर निकाल दिया जो हर केस में आर ही होगा। समझ आया अभी? ठीक है। सो आई होप आप इस टाइप से यहाँ पे कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। सो इवन इफ यू आर गेटिंग द केसेस हियर, पॉसिबल केसेस, क्या बोला हमने? वी आर गेटिंग ओनली वन स्पेसिफिक आंसर फॉर द लार्जेस्ट नंबर which is r, and that's why we can say that if we combine both of them तो we can answer our question। तो ये हमारा यहाँ पे C वाला चूज करोगे। देखो इसमें ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे सिर्फ ये बोला गया है that S1 and S2 together are sufficient to answer the question but neither S1 alone nor S2 alone is sufficient। मतलब दोनों अकेले अकेले sufficient नहीं है बट साथ में sufficient है। C will be our answer। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहां पे से देखो, P, Q, R, S and T are 5 employees, each of them gets different salaries। हर किसी की डिफरेंट सैलरी है इन 1000, मतलब ये 10,000 है, 20,000 है। व्हाट इज द सैलरी ऑफ S? तो यहाँ पे फोकस है कि S की सैलरी क्या है। क्या बोला है कि S की सैलरी क्या है, उस पे डालना है हमको। थोड़ा सा टाइम देखो, T's सैलरी इज मोर देन दैट ऑफ ओनली S एंड P। T की जो सैलरी है वो मोर देन है दैट ऑफ ओनली S एंड P। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट से हम बना लेते हैं पहले। देखो,
कितने हैं हमारे पास लोग, 5 एम्प्लॉयज हैं और हम 5 का डेटा तैयार कर देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इस उसमें बना रही हूँ कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना रही हूँ, तो यहाँ पे साथ के साथ उनकी सैलरी लिख दो, इट विल बी 10, ठीक है, और इट विल बी 20, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो 50 40 30 20 एंड 10, ओके। अब देखो क्या बोला गया है, टी सैलरी इज मोर देन दैट ऑफ ओनली एस एंड पी, इट मींस टी विल बी समवेयर हियर, और वो पी और एस से बड़ा है, इतना बोला है। ओनली मतलब सिर्फ उन दोनों से ही बड़ा है, बाकियों से नहीं है। आर सैलरी इज द हाईएस्ट, तो आर की सैलरी हाईएस्ट निकल के आ गई। अब क्या हमारा आंसर आ गया, व्हाट इज द सैलरी ऑफ एस, नो वी कैन नॉट फाइंड आउट द सैलरी ऑफ एस। देखो यहाँ पे जगह खाली है तो ये तो क्यू के लिए भर गई। अब बताओ क्या आप एस का एक सैलरी, परफेक्ट सैलरी, स्पेसिफिक सैलरी निकाल पाए, नो। इट कैन बी 10,000, it can be 20,000, that means we cannot find out the answer for S, right? अब क्या हुआ, नहीं आया, तो स्टेटमेंट 1 अलोन से तो आंसर नहीं आ रहा है। क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 अलोन से तो आंसर नहीं आ रहा है। लेट्स चेक द स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 से हमें अगेन 5 लोगों का डेटा एक बार तैयार कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस टाइप से गिवन हो रखा है। तो ऑब्वियसली नंबर से, तो नंबर्स तो आपको पता है कि कौन सा डिक्रीजिंग किसकी सैलरी कैसे जाएगी, क्योंकि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने डाल दिया, एक ऑर्डर ही होगा, नंबर 50K विल बी ग्रेटर देन 40K, राइट। तो अब हमने वो अरेंज कर दिया। यहाँ पे देखो P की सैलरी इज नॉट 20,000, P की जो सैलरी है वो 20,000 नहीं होगी, इसका मीनिंग है कि P यहाँ नहीं आएगा। अगर P यहाँ नहीं आएगा तो फिर कहाँ आएगा, देखते हैं। Q इज नॉट टॉलर देन P, तो Q टॉलर नहीं है, तो Q आपका शॉर्टर होगा P से, इतना मिला हमें। आगे देखो, एस सैलरी, एस की सैलरी मोर देन दैट ऑफ पी, मतलब एस जो है वो मोर देन दैट ऑफ पी है, बट लेस देन दैट ऑफ आर है। इसका मतलब एस जो है पी से तो बड़ा है, तो पी से बड़ा होगा, क्यू से तो ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो एस इज ग्रेटर देन और मोर देन पी बट लेस देन आर, तो ये हमारा पूरा ऑर्डर बन गया यहाँ पे से। इसमें हमारे पास टी का कोई डेटा गिवन नहीं हो रखा है इस वाले केस में। तो अब यहाँ पे से देखो 4 लोग हैं, 5 पोजीशंस हैं। यहाँ पे बोला गया है कि P जो है वो 20 पोजीशन पे नहीं आएगा। तो आप देखो अगर हम P को यहाँ नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, देखो P यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि P से छोटा Q है, तो P कैन नॉट बी द स्मॉलेस्ट, राइट, P कैन नॉट बी द स्मॉलेस्ट। तो P इन दो जगह पे नहीं आएगा, तो फिर कहाँ आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है P, क्योंकि P के आगे मेरे पास 2 लोग बड़े हैं, 2 जो सैलरीज है वो 2 लोगों की ज्यादा है, तो P यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। P की एक यही परफेक्ट पोजीशन बन पाएगी। क्यों, यहाँ तो नहीं आ सकता, P कैन नॉट बी द स्मॉलेस्ट, कि P के नीचे Q है। P कैन नॉट बी 20,000, इट इज गिवन। P यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि P से आगे आपके पास R और S है, तो R और S की पोजीशन फिक्स हो गई। चाहे अब Q और T की पोजीशन हमें नहीं पता कि फिक्स कहाँ होगी, Q और T का कहीं भी आ जाएगा, आंसर तो मिल गया, विच वॉज सैलरी ऑफ एस। द सैलरी ऑफ एस इज स्पेसिफिक नाउ विच इज 40,000। कहाँ से मिला हमें आंसर, ये भी याद रखना है। आपने सिर्फ सेकंड डेटा को चूज किया था, यूज किया था, सॉरी, ठीक है, सेकंड डेटा को यूज किया था, वहां से आपने आंसर निकाल लिया। तो माय आंसर विल बी स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। गॉट इट? सो आई होप ये समझ में आया होगा आपको भी। ठीक है, तो क्या मिला हमें, हमें सिर्फ एस की सैलरी निकालनी थी, वो हमें फाइंड आउट हो गया है। सिर्फ किससे हुआ, स्टेटमेंट 2 से हुआ। अब जब एक से निकल चुका है तो वी डू नॉट हैव टू कंबाइन द डेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज आवर 2020 क्वेश्चन अगेन। देखो 2020 क्वेश्चन, अभी इससे पहले भी हमने 2020 वाला ही किया था, सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया। देखो 3 स्टेटमेंट आर देयर, अब की बार हमारे पास 3 स्टेटमेंट है। हमने जब इससे पहले सेशन के स्टार्ट में बात की थी, जब हमारे पास 2 स्टेटमेंट हो तो हमें क्या करना चाहिए, अगर 3 हो जाए तो हम क्या करें, इसको भी अच्छे से समझने वाले हैं हम। तो वी हैव 3 स्टेटमेंट। क्वेश्चन है देखो, हु अमंग ए बी सी डी इज द यंगेस्ट। तो 4 ही लोग हैं, ज्यादा डेटा गिवन नहीं है, 4 ही लोग हैं, तो ये आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि जितना कम डेटा उतनी ज्यादा इजी। तो यंगेस्ट
कौन है इन चारों में से, बस ये बताना है। तो जब भी हमारे पास मोर देन 2 स्टेटमेंट्स का डेटा गिवन होता है, सो वी कंबाइन द स्टेटमेंट्स और वी फॉलो द ऑप्शंस। जो भी ऑप्शन में कॉम्बिनेशन और जो भी ऑप्शन में गिवन होता है, हम उस तरीके से अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मेरे पास स्टेटमेंट ए ऑप्शन में ये दिया है, तो मैं पहले ए ऑप्शन के हिसाब से चेक करेंगे, फिर 2 ऑप्शन मतलब बी ऑप्शन के हिसाब से, फिर सी ऑप्शन के हिसाब से, फिर डी। तो इस तरीके से आपको किसके हिसाब से चलना है, ऑप्शंस के हिसाब से, ना कि डायरेक्ट आपको पहला दूसरा ऐसे चेक करना है, नो। ठीक है, तो टाइम वेस्ट होगा उसमें। अब यहां देखिए, तो पहला जैसे आपको ए ऑप्शन बोला गया है कि सिर्फ पहली स्टेटमेंट को यूज करो भाई, तो आप क्या करोगे, सी इज यंगर देन डी बट ओल्डर देन ए एंड बी। जो सी है वो यंगर देन डी है बट ओल्डर देन ए एंड बी है। इट मींस ए और बी से बड़ा है। अब 4 लोग तो हो चुके हैं बट ए और बी की पोजीशन फिक्स नहीं है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द यंगेस्ट वन। सो इधर ए कैन बी द यंगेस्ट और बी कैन बी द यंगेस्ट। तो मतलब 2 पर्सन आ रहे हैं यहाँ पे अलग अलग, जो नहीं पता है कौन होगा। तो आप ए ऑप्शन से तो नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो। ऑप्शन नंबर बी में है 1 और 2 के डेटा को चेक, दोनों को साथ में यूज करो। तो 1 और 2 के डेटा को साथ में यूज करो, तो इतना तो आपको ऑलरेडी गिवन हो गया है, ये वाला। और सेकंड में क्या गिवन है कि D इज द ओल्डेस्ट, कि D जो है वो ओल्डेस्ट है। अगेन फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट कि D ओल्डेस्ट दिख रहा है भाई, यंगेस्ट नहीं समझ आ रहा है, D तो ओल्डेस्ट दिख रहा था। तो स्टेटमेंट 2 को भी ऐड करके कोई फायदा नहीं हुआ। लेट्स चेक द ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को चेक करो, 2 और 3 को आपने यूज करना है। A इज ओल्डर देन B, यहाँ पे सिर्फ आपको ये पता है कि A जो है वो ओल्डर B है, और इतना पता है कि D जो है वो ओल्डेस्ट है, मतलब D यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, डी आपका कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा। पर डी के बाद यहाँ कौन आएगा नहीं पता, क्योंकि ए और बी इन 2 पोजीशन में आ सकता है, ए और बी इन 2 पोजीशन में आ सकता है। क्या बोला हमने, ए और बी ऐसे भी आ सकता है, ए और बी ऐसे भी आ सकता है, विच इज नॉट क्लियर। 2 डिफरेंट डिफरेंट केसेस बन रहे हैं हमारे। तो यहाँ पे से सी से भी आंसर आपका नहीं आ रखा है, तो डी ऑप्शन से ही आंसर आएगा ऑब्वियसली। अब क्या है, स्टेटमेंट 1 और 3 को टुगेदर यूज करो। तो स्टेटमेंट 1 से इतना तो आपको समझ में आ गया था यहाँ से। इसने आगे क्या बोला 3 में कि A इज ओल्डर देन B, यहां से समझ आ गया कि A जो है वो B से बड़ा है, और द यंगेस्ट वन विल बी B। मतलब एक पर्सन मिल चुका है, पर कहां से मिला, ऑप्शन नंबर डी से मिला, दोनों के डेटा को यूज करके S1 और S3 को। ये आप बहुत जल्दी यूज कर इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे जितना भी हमें टाइम अभी लगा है, इतना टाइम इसमें नहीं लगना था अगर आप खुद से सॉल्व करते तो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फाइंड आउट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम यहाँ पे से, अमंग P, Q, R, S and T who is the oldest one। तो अब आपको फाइंड आउट करना है कि कौन इनमें से ओल्डेस्ट होगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा जो गिवन है हमारे पास स्टेटमेंट्स, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ट्रिकी है या फिर थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज है। अमंग P, Q, R, S, T who is the oldest, तो बोला गया है Q is either younger than or equal to P। जो Q है वो या तो यंगर है और या तो एल्डर है P से। S is equal to R but S is equal to R who is younger than Q। तो यहां से तो समझ आया ये कि S जो है वो R के इक्वल है, और जो R है वो यंगर है Q से। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया। यहां से आपको समझ में आया कि या तो Q जो है वो यंगर है और या तो इक्वल है। इट मींस या तो Q यंगर होगा और या तो इक्वल होगा। मतलब यहां से हमारे पास 2 केसेस आ जाएंगे, विच विल बी, ये एक ये हो गया, एक आपका ये वाला हो जाएगा, S इक्वल टू R स्मॉलर Q और इक्वल टू P। तो ये हमारे पास 2 केसेस यहां से बन गए कि एक बार तो इक्वल है और एक बार तो यंगर है। अब इस हिसाब से हमने पूरे को कंबाइन कर दिया। हमें फाइंड आउट था, क्या करना था कि ओल्डेस्ट कौन है इन 5 लोगों में से। इवन इफ वी हैव 2 केसेस बट वी कैन नॉट प्लेस T। T का कोई डेटा गिवन नहीं है, तो T कैन बी द लार्जेस्ट वन, मतलब T कैन बी द ओल्डेस्ट वन, T कैन बी द स्मॉलेस्ट वन। T इनके बीच में कहीं पे भी आ सकता है, राइट? क्योंकि T का कोई आपके पास इनफ डेटा नहीं है जिसको आप T को स्पेसिफिक जगह पे बिठा पाओ, और जिसकी वजह से यहां से भी हमें नहीं समझ आएगा कि कौन इनमें से ओल्डेस्ट है। ठीक है, तो यहां से स्टेटमेंट 1 अलोन तो सफिशिएंट नहीं है। अब आप स्टेटमेंट 2 को यूज करोगे ओनली। तो स्टेटमेंट 2 को देखो, ये तो मैंने फर्स्ट को किया था, यहाँ पे स्टेटमेंट 2 को कर लेते हैं। P is older than T
P जो है older than T है, who is younger than S। तो आपके पास यहाँ पे P जो है वो ओल्डर है T से और T जो है वो यंगर है S से। इसका मतलब इस टाइप से आपका रिलेशन गिवन है। S और P के बीच में क्या रिलेशन है वो नहीं पता कि इन दोनों में कौन बड़ा है, पर दोनों T से बड़े हैं ये पता है। आगे देखो, R is younger to Q। R जो है वो यंगर है Q से एंड ओल्डर है T से। तो R जो है वो Q से यंगर है, दिख रहा है ये, हाँ, R is younger than Q एंड ओल्डर देन T का मतलब ये गिवन हो गया। अब मेरे पास 1 2 3 5 3 4 पर्सन एल्डर टू T है। मेरे पास यहां से एक तो इंफॉर्मेशन मिल गई दैट T इज द स्मॉलेस्ट वन और T इज द यंगेस्ट वन। यहां से ये मिल गया कि T इज यंगेस्ट इन सब से, ठीक है। बट वो नहीं फाइंड आउट करना था, फाइंड आउट करना था कि द ओल्डेस्ट वन तो Q भी हो सकता है, S भी हो सकता है, P भी हो सकता है। यहां से इट मींस सेकंड अलोन इज आल्सो नॉट सफिशिएंट। अब हम क्या करेंगे, अब आप डेटा को यूज करोगे, ठीक है। तो हमेशा स्टेप वाइज चलिएगा, तभी आपका ये टाइप का क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो पाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड को हमने यहाँ पे ऐड किया तो हमारे पास क्या मिला, हमें देखो इतना तो ऑलरेडी आ चुका था, दो स्टेटमेंट्स, और यहां से इसको यहाँ पे फिट कर दो, दोनों को एक दूसरे पे ओवरलैप कर दो या फिर यूज करो। तो Q ग्रेटर देन R और ग्रेटर देन T, चलो हमें इतना मिल जाएगा। और उसके बाद आपके पास S और R का, ठीक है। तो चलो यहाँ पे से इसको देख लेते हैं कि Q ग्रेटर R इक्वल टू S। Q ग्रेटर R तो वैसे भी दिख रहा है, R इज ग्रेटर देन T, R ग्रेटर T है, S ग्रेटर T है, तो ऑब्वियसली दोनों ही ग्रेटर T होंगे, राइट। P भी ग्रेटर है, पर यहाँ पे P जो है वो Q से बड़ा है, ठीक है। तो P आपका यहाँ पे बन गया, इस तरीके से P जो है वो T से भी ग्रेटर बन गया। बट अब यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, एक चीज भूलो नहीं, हमारे पास एक और चीज गिवन है दैट P इज इक्वल टू Q, P इज इक्वल टू Q और greater R equal to S greater T. Again we cannot find out the oldest person because Q और P दोनों ही oldest हैं या फिर सिर्फ P oldest है। इसका मतलब एक स्पेसिफिक आंसर नहीं आया है even if we combine the data। so आपके पास यहाँ पे चूज आप क्या करोगे, your answer will be, कहाँ गया, हाँ, आर नॉट सफिशियंट। तो आंसर आपका डी ऑप्शन मतलब फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्या किया हमने, ध्यान से देखना, आप लोग दोनों के डेटा को यूज करोगे तो भी आपके पास दो अलग अलग टाइप के आंसर आ रहे हैं, विच इज नॉट करेक्ट फॉर द ओल्डेस्ट वन। वी कैन फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वन और द यंगेस्ट पर्सन, ठीक है। ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, बट P और Q का रिलेशन थोड़ा सा इधर और में चल रहा है, दो केसेस, ठीक है। चलिए, एंड नाउ दिस विल बी आवर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट 6 जो कंपैरिजन बेस्ड हमने नॉर्मल किया था, बेसिक क्वेश्चंस, वहां से है। 5 फ्रेंड्स हैं आपके, ए जो है वो ग्रेटर देन डी है, ए की सैलरी ज्यादा है, बी की सैलरी जो है वो आपके सी से ज्यादा है बट लेस देन ओनली ई, का मतलब है अगर हम 5 लोगों को यहाँ पे बनाते, राइट, अगर हम 5 पर्सन को यहाँ पे बनाते तो बी आपका यहाँ आएगा, ई आपका यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी जो है वो मोर देन नहीं है, तो सी आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ए, डी और सी। तो आपके पास क्या पूछा गया, सेकंड लोवेस्ट, तो सेकंड लोवेस्ट का आएगा आंसर आपका डी, ठीक है। तो आई होप आपने होमवर्क पार्ट में किया होगा। तो ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन था इससे पहले वाले सेशन का, ठीक है। चलिए, so this was all from the basic parts and from the data sufficiency for ranking chapter। so I hope आपको समझ में आया होगा and I hope यहाँ से अगर आपके पास अब क्वेश्चन आने वाला है तो आप इसको पता चलेगा आपको कि, और समझ में आएगा आपको कि कैसे सॉल्व करना है, ओके। So now if you are someone who is beginner, who is beginning the UPSC journey or the CSET journey, so आप इस गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको जो एग्जाम पैटर्न्स होते हैं और जो आपका सिलेबस होता है, डिटेल सिलेबस, आप यहाँ पे से देख सकते हो, आप यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। तो विदाउट एनी कॉस्ट आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पे से आप इसको सेव करके रख सकते हो, ओके। Now if you are someone who is interested in mentorship in a dedicated course for UPSC CSET, तो आप इस कोर्स को एक बार देख सकते हो। You can enroll in this or you can get the details here, ठीक है।
तो कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं आपके इसके अंदर, जितने भी यूपीएससी सीसेट से रिलेटेड जितने भी आपके चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, जितना भी, वो सारा आपके इन कॉन्सेप्ट क्लासेस में कवर्ड हो रखे हैं विद पार्ट्स, मतलब हर एक चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड करके धीरे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की गई है इसमें। आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे। देन टेस्ट सीरीज आर देयर, टेस्ट सीरीज है आपकी इसके अंदर तीनों ही टाइप की, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और टॉपिक वाइज भी आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। देन वीकली लाइव डाउट सेशंस भी आपके लिए जाते हैं इसमें, जिसमें आप अपने डाउट्स को वीकली बेसिस पर रिजॉल्व भी कर सकते हो लाइव, ठीक है। देन देयर विल बी लाइव रिवीजन क्लास, तो लाइव रिवीजन क्लासेस हैं आपकी इसके अंदर जो आपके बिफोर एग्जाम कंडक्ट की जाती हैं, ठीक है। तो इफ यू आर समवन हु डोंट हैव टाइम, मतलब जो और भी चीजें कर रहे हैं और टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप इसको एक बार देख सकते हो। इट इज श्योरली गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, ओके। सो ये सारे फीचर्स हैं इस कोर्स के अंदर। तो ये कंप्लीट 100 आवर्स का कोर्स है, मतलब आपका पूरा मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन आपका इसके अंदर कवर्ड हो रखा है, ओके। एंड यू कैन गेट मोर डिटेल्स, अगर आपको और चीजें जाननी है और चीजें समझनी है तो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर बिटवीन 9 to 6, ओके। चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी, और लाइक जरूर करिए इन सेशंस को, बिकॉज इट इज गोइंग टू मोटिवेट अस ओनली। तो लाइक जरूर करिए सारे सेशन को इफ दे आर हेल्पिंग यू, ठीक है, इन योर प्रिपरेशन, और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, तो स्मूथली एंड कंसिस्टेंटली।